नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। खबर हल्द्वानी से, जहां एक युवक से कुकर्म करने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि गोरा पड़ाव के रहने वाले एक युवक को दो लोग जबरन अपने साथ ले गए। आरोप है कि पहले आरोपी युवकों ने पीड़ित के साथ मारपीट की और फिर यौन संबंध बनाने की कोशिश की। इसी दौरान आरोपियों ने पीड़ित के पेट में लोहे की रॉड भी डाल दी। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित युवक किसी तरह जख्मी हालत में घर पहुंचा, जहां से उसे बेस अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने घटना में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ मारपीट हुई है। जब गहनता से जांच की गई तो ये पता चला कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पे भी कुछ चोट के निशान हैं और मेडिकल रिपोर्ट में भी वो चोट आई है। तो इस आधार पे पुलिस ने धाराओं को बढ़ा के मामला दर्ज कर लिया। इसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उसमें जो भी तथ्य सामने जैसे जैसे आ रहे हैं उसी के अनुसार। शैलेंद्र नेकी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सेक्सुअल असॉल्ट की यह खबर दिल दहला देने वाली है। क्या कहना है पुलिस का? दोनों आरोपी तो पकड़ लिए गए हैं। देखिए, जरूर पुलिस ने तो दो आरोपियों को पकड़ लिया है, लेकिन ये जरूर एक ऐसी वारदात है जिसकी हर तरफ चर्चा है। और विशेषकर क्योंकि 18 साल का ये लड़का है और इसको घर से वो उठा करके ले गए और पुलिस ने बताया है कि छोटा हाथी का प्रयोग किया गया जिसमें इसको बैठा करके ले गए और छोटा हाथी में इसके साथ जंगल के भीतर ले जाकर के कुकर्म को अंजाम दिया गया। और इसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनमें भी चोट आई हुई है, इस तरीके की बात पुलिस ने बताई है। हालांकि शुरुआती तौर पर जो युवक है जब वो घर पहुंचा घायल अवस्था में तो उसने केवल ये बताया कि उसके साथ मारपीट हुई है, लेकिन जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो उसने घर वालों से कहा और फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। तो उसने डॉक्टरों के सामने इस बात कबूल किया कि उसके साथ कुकर्म की कोशिश हुई है और ये सामूहिक कुकर्म है और दो लोग इसमें शामिल हैं। पुलिस ये भी तफ्तीश कर रही है कि आखिर कोई पुरानी रंजिश का मामला तो नहीं है या किसी तरह की कोई दुश्मनी तो नहीं है जिसके कारण इस घटना को इन दो युवकों के द्वारा अंजाम दिया गया। तो पुलिस कई तरह के एंगल से जांच कर रही है, लेकिन पूरी की पूरी घटना सुरक्षा पर सवाल उठाती है, क्योंकि अगर पुरुषों के साथ युवकों के साथ ये हाल है तो फिर क्योंकि महिलाओं के साथ सुरक्षा का भी एक बड़ा इशू है, तो फिर ऐसे लोग अगर सुरक्षा का सवाल बड़ा सवाल बन जाता है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र नेकी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से आने वाले दिन में अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं भी शुरू हो सकेंगी। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक विकसित करने की कवायद तेज कर दी है। विस्तारीकरण के लिए करीब 105 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। इसमें 87 हेक्टेयर जमीन देहरादून वन प्रभाग की भी है। इसे स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। देखिए, हमारे पास उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विभाग से एक एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का प्रपोजल आया था, जिसमें कि जॉइंट सर्वे जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और नागरिक उड्डयन के साथ किया था। तो इसमें जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट को जो विस्तारीकरण की बात हो रही है, तो उसमें हमारा लगभग 87 हेक्टेयर की जो फॉरेस्ट की जो लैंड है उसको एक्वायर करने का एक प्रस्ताव जो है यहाँ से ऑनलाइन मूव हुआ है, जिसमें कि वन भूमि हस्तांतरीकरण की जो कार्रवाई है वो नियम अनुसार इसमें की जाएगी। तो प्रपोजल जो हमारे सर से मूव कर गया है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का जो एक्सटेंशन होना है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हमें फॉरेस्ट की जो लैंड क्लियरेंस में हम काफ़ी एडवांस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। 84 हेक्टेयर के आसपास की लैंड हम लोग उसमें ले रहे हैं। उसमें 3 क्लियरेंसेज होनी है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस और वाइल्ड लाइफ बोर्ड की क्लियरेंस। तो उसमें फाइनल स्टेज पे है फॉरेस्ट क्लियरेंस और वाइल्ड लाइफ बोर्ड में वो स्टेट गवर्नमेंट तक हमारा। सुनील ने प्रभात हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जल्द नजर आएगा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर? बिल्कुल अपर्णा, और जब ये एयरपोर्ट पूरा इसका विस्तार हो जाएगा, जब ये इंटरनेशनल मानकों पे खरा उतर जाएगा, तो ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड के डेवलपमेंट में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, खासकर पर्यटन के मद्देनजर। जिस तरह से यहाँ पर चारों धाम है, जिस तरह से यहाँ पर तमाम टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो ये माना जा रहा है कि उसके बाद यहाँ से इंटरनेशनल उड़ानें शुरू होंगी और जो उत्तराखंड है वो पर्यटन नक्शे पर इसके बाद पूरी चमक के साथ आगे बढ़ेगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने जल जीवन मिशन की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि अगले 100 दिन में प्रदेश के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी के कनेक्शन दिए जाए। सीएम ने कहा 26 जनवरी 2021 तक सभी घरों में पानी का कनेक्शन देना है, जबकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में ये टारगेट 31 मार्च तक पूरा होना चाहिए। वहीं जिन गांव में पाइपलाइन नहीं है वहां 30 सितंबर तक ये काम करना है।
अच्छी बात यह है कि लगभग 650 गांव के करीब ऐसे हैं जिन गांवों में पानी की पाइपलाइन नहीं पहुंची है। अब हमको उनको हर घर तक पहुंचाना है। सेकंड फेज में हमें पानी की जो क्षमता है वो बढ़ानी है और थर्ड फेज में पानी की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाना है। तो पहला फेज हमने कहा कि इस वर्ष हम 10 लाख कनेक्शन देंगे। कुल मिलाकर 14 लाख के करीब कनेक्शन जो ग्रामीण उत्तराखंड है उसमें दिए जाने हैं। तो हमने टारगेट किया कि 2023 तक पूरे उत्तराखंड में हर घर को हम स्वच्छ जल अपने नल। त्रिवेंद्र सरकार अब तक गायब चल रहे 500 से ज्यादा डॉक्टर्स की सेवा समाप्त कर चुकी है, लेकिन एक सवाल 20 साल से आज भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि सरकारी नौकरी में डॉक्टर आखिर पहाड़ चढ़ना क्यों नहीं चाहते। इसी का नतीजा होता है कि डॉक्टर गायब हो जाते हैं और नुकसान आम जनता का होता है। डॉक्टर अस्पताल में दिखें, कागज में नहीं। इसी सोच के साथ सरकार 3.5 साल में 500 से ज्यादा गायब डॉक्टर्स को बर्खास्त कर चुकी है। ये डॉक्टर साल 2003 के बाद नौकरी से गायब हो गए, जिन पर त्रिवेंद्र रावत सरकार अब तक 4 बार कार्रवाई कर चुकी है। जिन 528 डॉक्टर्स को अब तक बर्खास्त किया गया है, उनमें न सिर्फ रेगुलर भर्ती वाले डॉक्टर्स बल्कि उत्तराखंड में बॉन्ड भरकर MBBS कर चुके डॉक्टर्स भी शामिल हैं। सपोज करो ऐसे 20 डॉक्टर हैं, ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद लंबी छुट्टी में चले गए, तो उनको लगा कि नौकरी भी सेफ है और अपना काम भी सेफ है। उन सारे डॉक्टर को चिन्हीकरण करके बर्खास्त करना, उनकी जगह नए अपॉइंटमेंट करना। उत्तराखंड में मौजूदा वक्त में सरकारी डॉक्टर्स के 2735 पद हैं, जिनमें से 2131 पद भरे हुए हैं, जबकि 1200 नए डॉक्टर्स की भर्ती का काम चल रहा है। अब सरकार के सामने सवाल है कि एक्सपर्ट डॉक्टर्स को पहाड़ में रोका कैसे जाए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौजूदा वक्त में डॉक्टर्स की चॉइस सरकारी से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल की हो गई है, इसलिए सरकार को इस पर गंभीरता से प्लान करना होगा। हमारा जो 476 पदों के सापेक्ष हुआ था, उसमें डॉक्टर्स आए और जितने लोगों ने उसमें ज्वाइन नहीं किया उनको हटाते हुए हमने दोबारा से 763 का अध्याचन भेज के चयन आयोग में जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी है। क्या वो डॉक्टर या जो मेडिकल स्टाफ जहां उसकी पोस्टिंग हुई वहां जाता है तो क्या उसके रहने के लिए उचित स्थान है? दूसरा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्या वहाँ पर जो दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध होना चाहिए, यथा स्टाफ नर्सेज, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय। गायब डॉक्टर्स पर कार्रवाई से सरकार अपनी मंशा साफ कर चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि प्राइवेट जॉब में मोटी कमाई पर नजर रखने वाले डॉक्टर्स को सरकारी नौकरी में रोका कैसे जाए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान 7 महीने से इंडो नेपाल सीमाएं सील हैं, जिसका असर अब दोनों ही देशों के कारोबारियों के ऊपर दिखने लगा है। यही वजह है कि अब व्यापारी सरकार से सशर्त छूट देने की मांग कर रहे हैं। सीमा पर बसे छोटे टनकपुर, बनबसा, मेलाघाट और नेपाल के ब्रह्मदेव, गड्ढा चौकी, महेंद्रनगर जैसे छोटे शहरों के व्यापारियों का कारोबार चौपट हो गया है। तब से हमारा कारोबार बिल्कुल चौपट हो गया और कारोबार कुछ भी नहीं है और बिल्कुल जीरो हो गया काम। कि नेपाल बॉर्डर खुले, जल्दी से जल्दी व्यापारी जो इस तरीके से परेशान हो रहे हैं, कोई सरकार द्वारा कोई मदद नहीं दी जा रही है इनको और किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है कहीं से कहीं तक। कोरोना काल में विदेश से गांव लौटे रुद्रप्रयाग के एक प्रवासी ने गांव में खुद का ही रोजगार खोला है, साथ ही आज 10 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी दिया है। रुद्रप्रयाग के जखोली विकासखंड के कोटी गांव के मदन सिंह देश के कई महानगरों समेत विदेशों में भी नौकरी कर चुके हैं। लॉकडाउन में जब वो घर लौटे तो उन्होंने गांव में ही खुद की बेकरी शुरू करने की ठानी और आज उनकी बेकरी के बने सामान की सप्लाई रुद्रप्रयाग के साथ साथ टिहरी में भी हो रही है। और अभी लॉकडाउन की वजह से घर में बैठे थे तो मन में ये विचार आया कि उन्हें बेकरी का प्लांट चालू किया जाए और कुछ लोगों को भी जोड़ा जाए अपने साथ में। तो आज हमारे पास 5 से 7 लोग काम कर रहे हैं। मदन सिंह के बेकरी प्लांट से उनके परिवार के लोगों को रोजगार मिला, साथ ही गांव लौटे 7 और प्रवासियों को भी उन्होंने अपने साथ जोड़ा है। अब मदन सिंह जल्द ही बेकरी प्लांट को और बढ़ाना चाहते हैं, जिससे और लोगों को भी रोजगार दिया जा सके।
लॉकडाउन के उसमें जो है घर पे ये भाई ने आपने फैक्ट्री खोली है, इन्होंने जो बोला भाई मेरे साथ आ जाओ, अच्छा रोजगार मिला गाँव में अपने लिए जो मतलब रोजगार, हमें भी अच्छा लगा इस चीज़ का। लॉकडाउन के बाद हम लोग घर आ गए और अच्छा लग रहा है यहाँ पे, अपने गांव में खुली है, घर के पास खुला है और रोज़गार भी मिल गया हमें और यहाँ पे अच्छा लग रहा है काम करने में। मदन सिंह ने बेकरी खोलने के लिए जहां अपनी खुद की जमा पूंजी लगाई तो वहीं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का भी लाभ लिया। विभाग में तो करीबन अभी ये जो अपना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चल रही है उससे ही मैंने ये ऋण किया है और कई लोगों का सहयोग भी रहा मेरे साथ। आज मदन सिंह जैसे युवाओं की हर गांव को जरूरत है जो स्वरोजगार शुरू कर अपने साथ साथ औरों को भी रोजगार दे सकें। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रप्रयाग से शैलेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज मुजफ्फरनगर जाकर रामपुर तिराहे के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बरसी के मौके पर सीएम ने शहीद स्मारक पर आंदोलनकारी शहीदों को नमन किया। सीएम ने कहा कि सरकार आंदोलनकारियों के सपनों की दिशा में काम कर रही है और आंदोलनकारियों के योगदान को हमेशा ही याद किया जाएगा। 2 अक्टूबर के मौके पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने गांधी पार्क पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किए। सीएम ने पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को भी इस मौके पर याद किया। सीएम ने इस मौके पर उन्होंने राज्य आंदोलन के दौरान मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा कांड के शहीदों को भी याद किया। पूज्य बापू महात्मा गांधी जी और देश के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। आज हम उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यहीं उत्तराखंड के इतिहास में एक काला अध्याय भी जुड़ा था जब रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में शांति प्रिय तरीके से राज्य के निर्माण के लिए मांग करने जा रहे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को गोलियों से भुना गया। यही नहीं तो तमाम बर्बर अत्याचार, माँ बहनों का अपमान वहाँ पर जिस ढंग से किया गया, उस रूप में भी उत्तराखंड आज के दिन को देखता है, याद करता है। और उन सब शहीदों को भी आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस दफ्तर में भी गांधी जी की तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाई गई। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गांधी जी के आदर्श पर चलने का संकल्प लिया। उत्तरकाशी में महात्मा गांधी की जयंती अनोखे अंदाज में मनाई गई। भागीरथी नदी के तट पर घाटों की सफाई की गई और उनको गंगा जल से धोया गया। इस अभियान में गंगा विचार मंच समेत लोकल प्रशासन और अन्य संगठन ने भी हिस्सा लिया। चंपावत में आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर देश के दोनों सपूतों को याद किया गया। कलेक्ट्रेट सहित शिक्षण संस्थानों में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के बताए रास्तों में चलने का संकल्प लिया गया। इस समय सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, वो भी किसी समय अंग्रेजों के ही गुलाम में था। बाद में अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी, लेकिन भारत को स्वतंत्रता मिलने में देर हुई। तो ये सब महात्मा गांधी के कारण ही हुआ और महात्मा गांधी की सूझबूझ के कारण ही हम 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त। महात्मा गांधी का मूल मंत्र था सत्य और अहिंसा। पहाड़ के लोग अहिंसक तो थे ही और गांधी उनके सच बोलने से भी प्रभावित भी थे। यही कारण भी था कि पहाड़ और महात्मा गांधी के रिश्ते इतने आत्मीय थे। पहाड़ से महात्मा गांधी का लगाव इस कदर है कि आज भी गांधी पहाड़ में रचे बसे हैं। गांधी का पहाड़ प्रेम उनकी उत्तराखंड की 7 यात्राओं में मिलता है, जिसको लेखक और पत्रकार प्रयाग पांडे ने अपनी पुस्तक तपोभूमि में गांधी जी उतारा है। उत्तराखंड में बापू की पहली यात्रा 5 अप्रैल 1915 को रही। इस दौरान उन्होंने स्वच्छ अभियान की शुरुआत की और लोगों को जागरूक किया। साल 1929 में गांधी ने नैनीताल के ताकुला में अपने घर की नींव रखी। साल 1931 में गांधी फिर उत्तराखंड आए और अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी रहे।
और गांधी जी का जो फॉलोइंग थी पूरे उत्तराखंड के भीतर, और आज भी गांधी जी पर जितना हमारे कुमाऊं को उत्तराखंड के लोक साहित्य में लिखा गया उतना किसी के लोक साहित्य में लिखा गया। महात्मा गांधी के पहाड़ प्रेम और उनके रिश्तों को जन भावनाओं से समझा जा सकता है। गांधी पहाड़ के लोक जनमानस, लोक साहित्य में इस कदर बसे थे कि उनकी मौत की खबर से पूरा पहाड़ शोक में हो गया। उनकी अस्थियों को भी हरिद्वार के साथ बद्रीनाथ, केदारनाथ, ब्रह्म कपाली के साथ राज्य की सभी नदियों में प्रवाहित किया गया। अल्मोड़ा, कौसानी में उनकी अस्थि यात्रा में पहाड़ के लोग के साथ सरोजनी नायडू, सुमित्रा नंदन पंत समेत अन्य लोग शामिल हुए और 4 महीने की यात्रा कर गांधी के अस्थियों का विसर्जन कैलाश मानसरोवर में किया गया। तो 4 महीने की कठिन यात्रा में हमारे वहाँ से 19 लोग कैलाश मानसरोवर गए। कैलाश मानसरोवर में गांधी जी की अस्थियों को विसर्जित किया, वहाँ प्रतिश्राद्ध किया, तर्पण किया, मुंडन किया। तो हमारे वहाँ इतनी फॉलोइंग थी गांधी जी की, और गांधी जी आज भी हमारे समाज में प्रत्यक्ष रूप से व्याप्त हैं। बहरहाल जिस समाज की महात्मा गांधी ने कल्पना की थी वो उनको पहाड़ में ही मिला, और यही कारण है कि गांधी आज भी यहाँ के गीत संगीत के साथ पहाड़ के लोगों के करीब हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। कोरोना के इस दौर में लोगों को गांधी एक खास कारण से याद आ रहे हैं। आखिर क्या है वो वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। गांधी ने जिस खादी को अंग्रेजों के विरोध के लिए इस्तेमाल किया, आज कोरोना के इस मुश्किल दौर में उसी खादी का लोहा आम लोग भी मान रहे हैं। खादी के मास्क की खासियत इसका आरामदेह होना है। डबल लेयर में बने ये मास्क सांस लेने में भी आसान है, साथ ही बार बार धोने पर और आरामदायक हो रहे हैं। पूरी तरीके से हाथ से बना हुआ है, और ये जब धुलता है तो गफ हो जाता है। कपास का बना हुआ है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। इससे सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। इन दिनों लोग कपड़ों के रंग के मुताबिक मैचिंग मास्क पहन रहे हैं। गांधी आश्रम भी फैशन की इसी जरूरत के मुताबिक मास्क बना रहा है। गांधी आश्रम ने मास्क के साथ इसी रंग की टोपी और रुमाल का सेट भी तैयार किया है, जिसे ग्राहक हाथों हाथ ले रहे हैं। उनको फिनिशिंग करके तब जाके हम ये थान शोरूमों में बेचते हैं, तो उसी में हमने शुद्ध कपास के ये मास्क बनाए हुए हैं, जिसको लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और इसके अभी तक हमने कुछ भी नहीं तो 15,000 मास्क अभी बना चुके हैं। लोगों में खादी को लेकर एक खास दीवानगी दिख रही है। खादी के मास्क कोरोना के खिलाफ ऐसे सुरक्षा कवच का काम कर रहे हैं। रिलायंस रिटेल में अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी दिग्गज कंपनी सिल्वर लेक 1,875 करोड़ रुपए का नया निवेश करेगी। इस रिलायंस रिटेल में सिल्वर लेक और उसकी सहयोगी निवेशकों का कुल निवेश बढ़कर 9,375 करोड़ रुपए हो जाएगा। इस रिलायंस रिटेल में सिल्वर लेक ग्रुप की हिस्सेदारी बढ़कर 2.13% हो जाएगी। रिलायंस रिटेल में यह नया निवेश 30 सितंबर को दूसरा और 3 हफ्तों में चौथा निवेश है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुताबिक रिलायंस रिटेल की प्री मनी इक्विटी वैल्यू 4.285 लाख करोड़ रुपए की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि भारतीय रिटेल सेक्टर के लिए सिल्वर लेक और इसके सह निवेशक अहम सहयोगी हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखें खबरें फटाफट अंदाज में।